हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में ज्योग्राफी का चैप्टर 7। इसके बाद जो है केवल ज्योग्राफी का एक चैप्टर रह जाता है। देन आपका जो है क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और एक हफ्ता उसमें लगेगा और 8th क्लास की ज्योग्राफी में भी एक हफ्ता लगेगा। ज़्यादा इसमें चैप्टर्स नहीं है। उसके बाद जो है हम सिविक्स स्टार्ट करेंगे। सिविक्स क्लास 6, 7th, 8th की पूरी कंप्लीट करेंगे और जो हिस्ट्री है उसके हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, उसके आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। प्रोवाइड तो पूरी करवाऊंगी, लेकिन जो है अभी इस टाइम को देखते हुए जो है मैं पहले स्टार्टिंग में जो मेन चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। फिर उसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं। तो आपका काम है केवल हाइलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना, क्योंकि मैंने इस जो बुक है एसएसटी की, एनसीईआरटी की बुक है, इस पे काम किया हुआ है। तो मैंने आप लोगों के लिए पूरे हाइलाइटेड पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने तैयार किए, उसको आप देखिए और उन हाइलाइटेड पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़िए। वो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, मतलब ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, इधर उधर मत देखिए, क्योंकि आप अगर पूरी बुक पढ़ने लगेंगे, हम लोग अपने टाइम में जब पूरी बुक पढ़ते थे काफ़ी टाइम लग जाता था। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपको एक तैयार नोट्स मिल रहा है तो आप इस पर जा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आप पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास 3 मंथ्स इनफ होता है। 3 मंथ्स हैं तो आप अपना डेली के 2 आवर्स निकालिए और अच्छे से जो है प्रिपरेशन कीजिए और डेफिनेटली आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक जो है मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप लोगों के साथ आप इसको लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और लोगों को जो है हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यूज़फुल लगता है तो। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि डेली की अपडेट मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। जो चैप्टर 7 है, हमारा देश मतलब भारत के बारे में बताया गया है कि भारत जो है इसका भौगोलिक विस्तार कितना है और इसका क्षेत्रफल कितना है। भारत से लगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, तो ध्यान से देखिए। भारत जो है एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक देश है। अगर इसके उत्तर में देखें तो बहुत ही बड़ा हिमालय पर्वत श्रृंखला जाती है, हिमालय है, इसके ऊंचे ऊंचे शिखर हमें दिखाई देते हैं। अगर पश्चिम में देखें तो अरब सागर है, पूरब में देखें तो बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में देखें तो क्या है, हिंद महासागर। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। क्यों? क्योंकि ये 3 ओर से जो है सागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से सागर? अरब सागर पश्चिम में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में जो है हिंद महासागर। तो ये तीनों, जो भी कोई देश 3 ओर से सागरों से घिरा होता है उसको प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय स्थल कौन सा होता है? वह भाग जो 3 तरफ से जो है जल से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय स्थल कहा जाता है, या तो प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है, प्रायद्वीप। अब इसके आगे हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बहुत बार पूछा गया है और इसका आपको पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए जनरल में। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपको जो है पता होना चाहिए। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पे मैंने लिख कर दे दिया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी दे सकता है और पूरा एकदम आपको पूरा एग्जैक्ट पूछ भी सकता है। और अगर हम बात करें कि उत्तर में, भारत जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इसका एरिया है, इसका विस्तार है, वो है 3,200 किलोमीटर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात में कच्छ तक इसका जो एरिया है, मतलब जो इसका विस्तार है, वो है 2,900 किलोमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भारत है, भारत का उत्तर से दक्षिण में, मतलब कश्मीर से लेकर यहाँ पर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है?
3,200 किलोमीटर। और यही बात करें कि भारत का विस्तार जो है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक, तो इसका जो विस्तार है वो है 2,900 किलोमीटर। तो ये कई बार पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए कि पूर्व में पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है और उत्तर से दक्षिण में, मतलब कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है। आगे देखते हैं कि ये तो हो गया इसके विस्तार की बात। अब हम देखते हैं अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत भी दिखाई देते हैं, भारतीय मरुस्थल भी हैं, यहाँ पे मैदान भी देखने को मिलता है और पठार भी है, तटीय भाग, द्वीप समूह, इन सब में भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पे अलग अलग जलवायु है, वनस्पति है, वन्य जीव के साथ साथ भाषा और संस्कृति भी अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी सब लोगों जो इतना भिन्नता के बावजूद भी सब लोग एक साथ रहते हैं, एकता के साथ, जो कि हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र के अंदर बंधे हुए हैं। तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या जो है चीन की है। अगर चीन के बाद दूसरा नंबर आता है तो वो है भारत। मतलब जनसंख्या में अधिक जनसंख्या वाले देश में चीन नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत। अब भारत की स्थिति की बात करते हैं। भारत के विस्तार की बात कर लिया, उसके क्षेत्रफल की बात कर लिया हमने। अब इसकी स्थिति की बात करते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो अगर उसमें हमें देखेंगे हम क्या कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है? विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन भारत में जो है कर्क रेखा देश के पूरे, मतलब भारत में कर्क रेखा जो है पूरे एकदम बीचों बीच से निकलती है, मतलब पूरे मध्य से होकर गुजरती है। इस प्रकार जो है कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर निकलती है। कौन कौन से राज्य, ये पूछा जा सकता है और ये आपको पता होना चाहिए। आप देखिए, हम कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से निकलती है। सबसे पहले जो है गुजरात, देन राजस्थान, उसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मतलब कि भारत में जो है कर्क रेखा एकदम मध्य से निकलती है और ये 8 राज्यों को काटती है। ये 8 राज्यों के नाम जो है आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आप इसे लर्न कर लीजिएगा। देन आगे जो है हम देखते हैं कि इसका विस्तार कितना है, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है। तो अगर हम दक्षिण में बात करें कि दक्षिण में इसका जो विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक जो है इसका विस्तार है, दक्षिण से उत्तर की ओर। मतलब दक्षिण में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से जो अगर उत्तर में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक के मध्य जो है भारत पड़ता है। और पश्चिम से लेके पूर्व में, मतलब पश्चिम से लेके पूर्व में जो इसका विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 देशांतर पूर्वी देशांतर के बीच में। तो आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि जो भारत का विस्तार है दक्षिण से उत्तर में कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य में है। और देशांतर कितना पड़ता है? पश्चिम से पूर्व में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 27 पूर्वी देशांतर के बीच में। अगर हम भारत को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाया नहीं है, किंतु भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर जो है स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर भी हो सकता है, लेकिन इसकी दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच के समय के अंतर जो है केवल 2 घंटा है। और ये 2 घंटा हमें देखने को कैसे मिलता है? सबसे पहले तो समझिए कि 1 डिग्री देशांतर पर 1 डिग्री देशांतर जो है आपका 4 मिनट में जो है 4 मिनट का अंतर पड़ता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा, अगर हम देखते हैं गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। और गुजरात में जाते हैं, अगर पश्चिम में जाते हैं तो वहाँ पे जो है 2 घंटे बाद सूर्योदय देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। इसके बाद आप ये समझिए कि 82 डिग्री
30 पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय, मतलब भारत में जो है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है और इसे भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। और ये जो है कहाँ पर है, इलाहाबाद के नैनी के मध्य से गुजरता है, मतलब इलाहाबाद के नैनी से ये जो है इसके पूरे एकदम मध्य से निकलता है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। इसको जो है भारत का स्थानीय मानक समय माना गया है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। आपको होप सो स्थिति अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा मेन काम है आपको गाइड करना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो चीज़ मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। भारत के पड़ोसी देश देखते हैं, तो भारत के पड़ोसी देश आपको आसानी से आप यहाँ से मैप के थ्रू हमेशा पढ़िए, आपको चीज़ें अच्छे लंबे समय तक याद रहेंगे। देखिए भारत के पड़ोसी देश, सबसे पहले श्रीलंका हो जाता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इस प्रकार जो है 7 देश जो है भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ बनाते हैं। असली अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ जो है 7 देश बनाते हैं। इन देशों के नाम आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि भारत जो है दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन ये समुद्र में स्थित हैं, इसलिए इनको द्वीप बोला गया है। और ये जो श्रीलंका है भारत से जो अलग होता है, ये पाक जल संधि के द्वारा, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आज वर्तमान में जो है राजनीति और प्रशासनिक विभाजन देखें तो भारत एक विशाल देश है, किंतु इसका जो विभाजन है भारत में, यहाँ पे ये गलत है। भारत में 28 राज्य, वर्तमान में जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके आगे देखिए कि भारत जो है भारत की जो राजधानी है वो है दिल्ली, और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, हैदराबाद। कौन सा है, हैदराबाद, मतलब आंध्र। तो राज्यों को जिलों में बांटा गया है, भारत जो है राज्यों में बटा है और राज्य जो है वो जिलों में बटा है। आगे देखते हैं भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां जो भिन्न प्रकार की देखने को मिलते हैं। भारत में देखिए पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, तट भी है, द्वीप समूह भी है। अब इनको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि इनका किस तरह से जो है ये बटे हुए हैं। अगर उत्तर में जो है बर्फ से ढका हुआ एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र हम देखते हैं, जिसमें अगर हम बोले तो हिमालय एक संतरीय का कार्य करता है, मतलब ये हिमालय जो है उत्तर में है। और हिम प्लस आलय का अर्थ होता है बर्फ का घर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। इसके बारे में विस्तार में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो मेन श्रृंखलाओं के बारे में बताया गया है, सबसे उत्तर में जो स्थित जो श्रृंखला है वो है बृहत हिमालय, और बृहत हिमालय को ही हिमाद्री भी कहा जाता है, और ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर मतलब माउंट एवरेस्ट किसमें है, बृहत हिमालय में। तो जो हिमाद्री क्षेत्र में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आता है मतलब उसके नीचे हमारा मध्य हिमालय, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाद्री के दक्षिण में है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित कौन है, हिमाचल, या इसे मध्य हिमालय भी बोला जाता है। और इस जितनी भी लोकप्रिय पहाड़ियां हैं जो भी, जैसे कुल्लू मनाली, ये सब जो है ये मध्य हिमालय के एरिया में आते हैं। और जितनी भी लोकप्रिय पहाड़ियां हैं, लोग जो घूमने जाते हैं वो मध्य हिमालय के क्षेत्र में ही पड़ता है। उसके बाद जो है हमारा क्या आता है, शिवालिक। ये सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में अगर हम बात करें, हिमालय के भी दक्षिण में, तो उसके बाद भारत का उत्तरी मैदान आता है। और उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है वह हिमालय से निकलने वाली जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जितनी भी जलोढ़ मृदा, मतलब जो भी मृदा बहा कर लेकर आते हैं, उसके जलोढ़ निक्षेपों के कारण जो है इन मैदान का निर्माण हुआ है। तो हिमालय के उत्तर में जो है उत्तरी मैदान है, और इसका निर्माण जो है वहाँ से निकलने वाली नदियों के जलोढ़ निक्षेपों के कारण हुआ है। आगे देखिए कि ये जो नदियां ये मैदान कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बार बार बदलती रहती है। और ये जो नदियां हैं वहाँ की मिट्टी को बदल के एक नई मिट्टी ला देती है, जिससे कि वो भूमि जो है बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है और अधिक यहाँ पे जो है कृषि कार्य होता है।
भारत के पश्चिम वाला जो भाग है वो पूरा जो है एक भारतीय मरुस्थल बोला गया है, मतलब वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। वहाँ पे बहुत ही गर्म और रेतीला स्थल होता है और वहाँ पे वनस्पति मतलब पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में हैं, और वो जो भूमि है वो उपजाऊ भी नहीं है। और इस क्षेत्र में बहुत ही, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो मरुस्थल वाला एरिया है वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे जैसे ज्वार बाजरा ऐसे चीज़ों की खेती करते हैं, क्योंकि ये भूमि यहाँ की उपजाऊ नहीं होती। उसके उत्तर में हम अगर देखते हैं कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में जो मैदान है उसके दक्षिण में अगर हम आ जाते हैं, पश्चिम में हमारा मरुस्थल हो गया, अब उसके दक्षिण में आ जाते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार है। और जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको एक स्थिर भूमि कहा जाता है, क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी भूमि है। यहाँ पे भूकंप के झटके तेजी से महसूस नहीं किया जाते हैं, मतलब यहाँ पे अगर भूकंप आ जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ वो जोन 5 में आता है, तो मतलब वहाँ पे अगर भूकंप आ जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है, वो जो है बहुत ही स्थिर है और बहुत वहाँ पे भूकंप के झटके ज़्यादा महसूस नहीं होते। और ये जो है भारत का सबसे पुराना क्षेत्र है, मतलब पुराना जो पहले सबसे पहले बना था वो जो है प्रायद्वीपीय पठार है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति आप देखेंगे तो त्रिभुजाकार है और इसकी धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां भी स्थित हैं। और इसके उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम में जो है उसके क्या पड़ता है, अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, और इसको जो है एक वलित पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। विंध्य एवं सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो उसके नीचे आती हैं, मतलब उसके भी दक्षिण में पड़ती हैं। इन श्रृंखलाओं से जो है नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं और ये जो है कहाँ पे, अरब सागर में गिरती हैं और ज्वारन मुख का निर्माण करती हैं। ये दो ऐसी नदियां हैं जो कि नर्मदा और तापी, जो कि अरब सागर में गिरती हैं विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी से निकल के, और ये किसका निर्माण करती है, ज्वारन मुख का। ये आपसे पूछ सकता है कि ज्वारन मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है, मतलब एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो है नर्मदा और तापी। आगे देखिए, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, मतलब अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैप में आ जाइए, ये देखिए, ये हमारा जो क्षेत्र है, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है ये वाला, और ये हिमालय का एरिया है। प्रायद्वीपीय पठार के जो उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें तो अरावली आ गया, उसके बाद हमने विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी की बात की, नर्मदा तापी पढ़ा। अब उसके बाद जो है हमारा क्या होता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पश्चिमी घाट है, मतलब जो पश्चिमी घाट है अगर उसकी हम देखें, उसकी विशेषता ये है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है और ये पूर्वी घाट की अपेक्षा थोड़ी संकरी है। और पूर्वी घाट जो है पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है और पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट स्थित है, लेकिन पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है। पूर्वी घाट जो है एक समतल एरिया है, मतलब ये कटा फटा है, और पश्चिमी घाट जो है कटा फटा नहीं है, एक समान रूप से जो है ये जो पश्चिमी घाट है एक समान रूप से इसका विस्तार है, लेकिन पूर्वी घाट का विस्तार जो है वो कटा फटा है। इन पठारों में जो है खनिज जैसे लोहा, कोयला, अयस्क की जो है प्रचुरता पाई जाती है। तो एक चीज़ समझिए कि जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी घाट के पूर्व में जो है पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है और पूर्वी घाट जो है कटा फटा है, लेकिन पश्चिमी घाट का विस्तार जो है एक समान है। और जो ये जो पठार है इसमें जो है कोयला और लौह अयस्क की बहुत प्रचुरता पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान थोड़ा संकरा है और पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा चौड़ा है। ये इन दोनों के बीच में जो है अंतर था और ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो होप सो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें कि पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां अपने मुहाने पर जो है उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है और ये नदियां जो है किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। लेकिन नर्मदा और तापी एक ऐसी नदी है जो कि विंध्य एवं सतपुड़ा पहाड़ी से निकल कर कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में, और ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वारन मुख का निर्माण करती है। आगे देखते हैं,
आगे है कि भारत में 2 प्रायद्वीपीय देश है, मतलब प्रायद्वीपीय समूह भी है। कौन सा? एक लक्षद्वीप द्वीप समूह है और एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो दोनों द्वीप समूह हैं, ये भारत में 2 द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, वो है हमारा लक्षद्वीप समूह, और अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस तरीके से जो है ये पता होना चाहिए। एक जो है प्रवाल द्वीप है, दोनों ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों ही प्रवाल द्वीप हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि भारत सिर्फ 2 ही द्वीप समूह हैं, भारत के 2 द्वीप समूह, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक कहाँ पर है? अरब सागर में, और एक जो है कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म हुआ है। इनके बारे ये तो बेसिक जानकारी थी, लेकिन इनकी डिटेल जो है हम आगे पढ़ेंगे 7 चैप्टर में। ये क्लास 6 की है, तो हमें इसके जितना आपका बेसिक है पहले ये क्लियर कर लीजिए, फिर हम 7th क्लास के ज्योग्राफी में जो है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और 7th क्लास में इसका आगे भी इस चैप्टर के आगे बताया गया है, तो उनको देखेंगे और अच्छे से इसके बारे में, द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही था, ये आप इतना लर्न कर लीजिए, और होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आपकी डिमांड है। तो आप ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।